ये जो है फाइंड करेगी। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आप लोगों का? और आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर कैसा गुजरा है? अल्लाह का शुक्र सर, हम ठीक हैं। अच्छा गुजरा है सर। ऑनलाइन। चलिए, आगे से तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो है ऑन कैंपस गुजरेगा। इंशाल्लाह सर। आमीन इंशाल्लाह सर। सर। अभी वेट कर लें या अटेंडेंस शुरू करें? सर अभी वेट कर लेते हैं। क्योंकि अभी मेरे ख्याल में सिर्फ ही 8 स्टूडेंट आए हैं। जैसे आप लोगों का पहला सेमेस्टर कैसा गुजरा है? पहला ये सेकंड ही है ना सेमेस्टर आप लोगों का? ये थर्ड है? थर्ड। थर्ड है। तो पहले 2 सेमेस्टर कैसे गुजरे? सर ऑनलाइन। ऑनलाइन तो गुजर गए। वैसे आप लोगों ने कैसा फील किया है कि यानी कि अच्छा गुजरा है या बुरा गुजरा है या बस कुछ गुजर गया है? तक कैंपस में था तब तक तो ठीक था। हम्म। लेकिन अब तो दोबारा से यही है ना कि अब आप लोगों का दोबारा से ही ऑन कैंपस वाला सिस्टम होता जा रहा है। सर अल्लाह करे हो जाए ऑन कैंपस। अब नहीं, क्योंकि मोस्टली जो क्योंकि जिस तरह के हालात हुए थे वो भी अचानक से ही हुए थे, किसी को पता ही नहीं था किस तरह का भी यानी कि हो सकता है। पूरा कंट्री ही यानी कि सीज हो गया था। कंट्री क्या बल्कि पूरी दुनिया ही यानी कि एक तरह से बना की हो गई थी। जी तौसीफ। सर ये आप नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा ये ऑन कैंपस? अब मैं अभी भी मैं आपको कॉल कर रहा था कि काइंडली जो है इसको ऑन कैंपस कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में नया अब अभी आई नहीं है। मसरूफ या शायद। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का ये जो है ऑन कैंपस हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जिस वक्त हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को मेल भी कर दूंगा कि आप लोगों की जो क्लास है वो ऑन कैंपस हो चुकी है। पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को कुछ स्टार्ट करते हैं। अफाक अहमद। प्रेजेंट सर। अफाक कैसर। प्रेजेंट सर। अहमद जलाल। प्रेजेंट सर। अलिशबा नाज। सर अलीशा नाज, ये सर प्रेजेंट। सॉरी, अलीशा नाज। आमना नजीर। आमना नजीर सामने बैठी हुई है। हमने बोलना है कि भाई ये रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग में जो है वैसे ही नहीं है। क्लास डायरेक्ट ज्वाइन नहीं की। अक्सा। अज़का। अज़का है। अहमद नईम। अहमद नईम।
ईमान नहीं, डबल ए नहीं आता। फिजा नहीं, Present, sir. सॉरी सात शायद बचे। Dr. Batul present, sir. हसनैन सईद, हसनैन सईद, ईशा शाहिद, ईशा शाहिद, इज़ा फातिमा, Present, sir. काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, खदीजा परवीन, लाइबा हफीज, Present, sir. मलाइका खान, मलाइका खान, मरियम लियाकत, Present, sir. मरियम अकमल, मरियम अकमल, मोहम्मद औरंगजेब, Present, sir. निमरा, सर उसका कनेक्ट हो रहा है, उसका नेट का इशू है। गफरा, जिस वक्त वो कनेक्ट होगी तो फिर दोबारा से अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है। नौमान मुनव्वर, Present, sir. नूर सहरोश, नूर है, रबीहा, Present, sir. राबिया, Present, sir. सिदरा, Present, sir. सुभान, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा, यूसुफ अली। वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है या लेट ज्वाइन किया है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अज़का, अहमद नईम, हसनैन सईद, ईशा शाहिद, काशिफ खान, खदीजा, मलाइका, मरियम अकमल, निमरा, नूर, सुभान, सैयदा फातिमा। आज आप लोगों की पहली क्लास है, पहली क्लास में सबसे पहले आप लोगों को पता क्या होता है? जी अलीशा, अलीशा नाज, जी सर। पहली क्लास में सबसे पहले क्या होता है? सर इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या बताना होता है? सर अपना नाम बता देंगे।
आप बता दें जी। क्या क्या बताएं। आप लोगों ने ये बताना है, अपना नाम बताना है और कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो, और लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों का CGPA जो आया है वो बता देना। ठीक है सर। सर मैं अपने से स्टार्ट करूं? जी। Sir, my name is Alicia Naz and I am from Shekhupura and I got a 3.70 CGPA in last semester. और आप लोगों ने ये भी बता देना PC1 प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1 में आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। सर वो अभी जो रिटन एग्जाम हुआ है जी जी। सर मेरे 37 है, लेकिन आज मैंने पेपर रिव्यू करने जाना है। अभी रिव्यू नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं सर, अभी रात ही लगे हैं मार्क्स। चले, अलीशा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। जी आफाक। आफाक कैसर। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, my name is Afaq Kassar and I belong to Gujranwala. And my last semester GCGPA is 3.44. और PC1 में आपके कितने मार्क्स आए हैं? सर वो अभी नहीं लगे, आज लगवाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, टोटल नंबर तो लग गए होंगे, वो आप लोगों को डिस्प्ले भी हो गए होंगे। नहीं सर अभी नहीं लगे, शायद एरर आ रहा है। ठीक। तो ये जी पोर्टल पर भी मार्क्स जो है वो शो नहीं होते? सर किस पोर्टल पे? ये नंबर अभी तक अपलोड नहीं हुए। ये सर। ठीक, चलो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। थैंक यू सर। अमन जलाल। Assalamualaikum sir, my name is Aman Jalal. वालेकुम सलाम। I got 33 marks in PC1. Total overall CGPA मेरी बन रही है 3.4. अमन आपके नंबर यानी कि शो हो रहे हैं, तो बाकियों के शो क्यों नहीं हो रहे? सर जी शो हो रहे हैं, लेकिन अभी रिव्यू के लिए आए हुए हैं हम लोग यूनिवर्सिटी। चले, अच्छी बात है। जी निम्रा, आपने कुछ पूछना है या बताना है? सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई, मुझे पता नहीं था ऑनलाइन क्लास है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं है बच्चे, दोबारा से अटेंडेंस हो जाएगी, उससे कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा से अटेंडेंस लगा दूंगा। ठीक है। ओके सर। क्योंकि ये होता है कि ओके अगर सर, ऑनलाइन थैंक यू। क्लास है तो उस वक्त पहले अटेंडेंस होती है और लास्ट में फिर दोबारा से भी अटेंडेंस होती है। तो अगर कोई यानी कि एब्सेंट होता है तो लास्ट में या स्टार्टिंग में तो उसकी अटेंडेंस हो जाती है। ठीक है। निम्रा, ठीक है निम्रा, आपकी अटेंडेंस हो गई है। ओके सर। सर मेरी भी लगा दे ईमान ने। ईमान आपकी भी। ईमान की भी हो गई है। चले नेक्स्ट में किसका इंट्रोडक्शन है, किसकी बारी है? ईमान आपकी बारी है। Assalamualaikum. My name is Iman Naim, and I got 3.55 GPA in first semester, and the second semester GPA is still in waiting, and I'm from Lahore. और प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1 में कितने नंबर आ गए हैं? It's not up to my expectations, so I am going to review it out. Then I will let you know the final marks. चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक अरमान। Thank you, sir. इसके बाद नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
Sir, my name is Fiza Naeem and I'm from Lahore and I got 3.34 CGPA in last semester. और फिजा प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1 में कितने नंबर हैं? Sir, वो अभी नहीं लगे हुए। अभी आपको नहीं लगे। चलो ठीक No, है sir. फिजा, इसके बाद नेक्स्ट वफरा बतूल। वफरा Assalamu alaikum, sir. I am वालेकुम Ghafar सलाम। Batul, a student of biotechnology, third semester. I got 3.57 GPA in first semester. My second semester GPA is now 3.37. PC1 के मार्क्स हैं मेरे 33 और अभी मैंने रिव्यू के लिए जाना है। सब बस यही। ये 33 आउट ऑफ 40 है या 50 है? Out of 40. चलो, Out of best of 40. luck। Thank you, sir. इसके बाद नेक्स्ट इज़ा फातिमा। Assalamu alaikum, sir. My name is Iza Fatima. I'm from Mandi Bahauddin. My CGPA in first semester was 3.81 and I got 39 out of 40 marks in recent open book exam of PC1. चलिए इज़ा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you, sir. Most welcome। इज़ा के बाद लाइबा। लाइबा हफीज। थोड़ा सा पढ़ेंगे। लाइबा हफीज। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, my name is Laiba Hafiz, and my GPA is 3.37. Sir, PC2 मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी तो मुझे मार्क्स याद नहीं है। सॉरी, PC1। ठीक है लाइबा। इसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद औरंगजेब। Assalamu alaikum, sir. I am Mohammad Aurangzeb. I am from Lahore. और मेरा लास्ट CGPA था 3.62 और PC1 में मेरे मार्क्स हैं 36.5। नौमान मुनव्वर। Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. My name is Namal Munawar. I am from Mandi Bahauddin. My first semester GPA was 3.48. I got 34 marks in my final exam. And I want to review my marks because I want to know what kind of mixtures I did in my exam. चलो बेस्ट ऑफ लक नौमान। Thank you so much, sir. जी राबिया। राबिया महम। Sir, my name is Rabia Maham. My last semester CGPA is 3.48 and PC में मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन के नहीं है तो मैंने आज रिव्यू करने जाना है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिद्रा। सर, माय नेम इज सिदरतुल मुंतहा और मेरे लास्ट सेमेस्टर में 3.54 CGPA और सर मेरे केमिस्ट्री में 28 नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट यूसुफ। Assalamu alaikum, sir. Sir, my name is Yusuf and I belong to Lahore. चले वो स्टूडेंट उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।
जिन्होंने अभी अपने पेपर रिव्यू करना है। चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 2 पढ़ानी है। मैंने एमएससी जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी से की हुई है और एमफिल जो है वो कायदा आज़म यूनिवर्सिटी से किया है और पीएचडी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ रूल, क्या आप लोगों ने किस तरह क्लास अटेंड करनी है या कितनी आप लोगों की एब्सेंटीज होनी चाहिए, कितनी आप लोगों के कंपलसरी है कि आप लोगों की अटेंडेंस होनी चाहिए प्रेजेंट, और आप लोगों के मार्क्स के डिवीजन क्या है वो सारी मैंने आप लोगों को बताना। ये स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर। जी सर आ रही है। इसमें सबसे पहला है कि आप लोगों ने PC2 पढ़ने के लिए कंपलसरी है कि आप लोगों की PC1 प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1 जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी की प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1 क्लियर नहीं होती तो उस कंडीशन में वो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 2 नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट के साथ ये इशू भी आता है कि जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर का या PC1 का रिजल्ट नहीं आता है और वो PC2 को इनरोल कर देते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे किसी का यानी कि वो कोर्स फेल हो जाता है, ग्रेड लग जाता है, तो उन्हें पहले दोबारा से PC1 पढ़ना पड़ती है और उसके बाद वो PC2 में इनरोल करवाते हैं। क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट के साथ इस तरह का इशू हो जाता है और पहले या दूसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद PC1 जिनकी क्लियर होगी वो PC2 प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 2 पढ़ेंगे। ये आप लोगों का 4 क्रेडिट आर का कोर्स है, जिसमें से आप लोगों के 3 क्रेडिट आर के आप लोगों का कोर्स होगा और 1 क्रेडिट आर का आप लोगों की लैब होगी। बोले ही मैं बता रहा हूँ कि टोटल क्रेडिट आर जो है इसके लैब के 1 क्रेडिट आर है और 3 के क्रेडिट आर जो है वो 3 है। और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो भी सेपरेट जाएगा, यानी कि लैब का रिजल्ट जो है वो सेपरेट जाएगा और थ्योरी का रिजल्ट जो है वो सेपरेट जाएगा और दोनों का अलग अलग ग्रेडिंग होगी। तो लैब की ग्रेडिंग अलग से होगी और जो थ्योरी है उसकी ग्रेडिंग अलग से होगी। आप लोगों ने जो बुक पढ़नी है वो है मैकमरी की बुक है और उसका 7th एडिशन है जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और इसमें टोटल चैप्टर जो है वो 7 है। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 2 में टोटल 7 चैप्टर को पढ़ाया जाता है और इसमें मार्क्स की डिवीजन जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप लोगों के टोटल जो है 8 क्विज होंगे, जिसमें से 8 क्विज में से बेस्ट 5 काउंट किए जाते हैं और चॉइस इसलिए देते हैं कि क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों को हर वीक तकरीबन कोई 1-2 वीक यानी कि बचते हैं जिसमें क्विज नहीं होता, अदरवाइज ऑलमोस्ट हर वीक में एक क्विज आप लोगों का होता है। तो बाद स्टूडेंट को कोई इशू आ जाता है तो उसकी वजह से वो लीव पर चला जाता है, छुट्टी पर चला जाता है, तो वो एक क्विज नहीं दे सकता है। इसी वजह से हम 3 क्विज की चॉइस देते हैं स्टूडेंट के लिए कि अगर किसी का एक क्विज रह जाता है तो उसके लिए कोई इशू ना हो, किसी का 2 क्विज रह जाते हैं तो तब भी उसको कोई इशू ना हो। और बेस्ट 5 जो है वो क्विजेज काउंट होते हैं और ये वो वाले क्विजेज होते हैं जिनमें आप लोगों के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। इसके साथ आप लोगों की 2 असाइनमेंट होती है और क्विजेज की वेटेज जो है वो 15% होगी,
यानी कि 100 में से 15 नंबरों के आप लोगों के क्विज़ेस होंगे। इसके साथ आप लोगों की 2 असाइनमेंट होंगी इस सेमेस्टर में और दोनों असाइनमेंट की वेटेज मिलाकर 5% होगी। आप लोगों का एक सेमेस्टर जो है वो 16 वीक का होता है। जिस वक्त आप लोगों का ऑलमोस्ट 7 या 8 वीक गुजरते हैं तो उसके बाद आप लोगों का एक मिड टर्म होता है और वो मिड टर्म जो है आप लोगों का 30% का होगा, यानी 30 नंबरों का आप लोगों का मिड में पेपर होगा। उसके बाद आप लोगों का फाइनल होगा और फाइनल की वेटेज जो है वो 50% होगी। तो टोटल आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो 100 होंगे और उसमें से जिसके जितने मार्क्स आएंगे वो आप लोगों को शो हो जाएंगे। क्विज़ेस हैं उसमें 3 क्विज़ेस की चॉइस होती है, लेकिन असाइनमेंट 2 ही होती हैं और दोनों ही काउंट होती है। इसके बाद आप लोगों के आते हैं अटेंडेंस। आप लोगों की अटेंडेंस जो है 85% होनी चाहिए, इससे कम ना हो। अगर इससे कम आप लोगों की अटेंडेंस होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों को SA ग्रेड लगता है, शॉर्ट अटेंडेंस का ग्रेड लगता है, जिसकी वजह से आप लोगों के ग्रेड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये है कि आप लोगों को यही कोर्स जो है वो दोबारा से पढ़ना पड़ता है और उसकी जो है फी भी पे करनी पड़ती है। और अगर आप लोगों का F ग्रेड आता है तो F ग्रेड जो है वो आप लोगों के CGPA में काउंट होता है। SA ग्रेड जो है वो CGPA में काउंट नहीं होता, लेकिन उसकी फीस जो है वो दोबारा से पे करके पढ़ना पड़ती है आप लोगों को। ये आप लोगों का कुछ पैटर्न था जो आप लोगों ने बताया है कि किस तरह आप लोगों के मार्क्स जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, किस तरह आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो ए पोर्टल के जरिए होती है। क्या आप लोगों को जिस तरह अभी क्लास चल रही है तो इस वक्त आप लोगों को ये ए पोर्टल जो है वो ओपन हुआ है, जिसमें मैंने आप लोगों के सामने ही आप लोगों की अटेंडेंस लगाई। जिस वक्त आप लोगों को ये क्लास एंड होगी, एंड होने से 1 मिनट पहले ही मैंने इस ए पोर्टल को एंड करना है और जिस वक्त ये एंड लेक्चर होता है तो उसके बाद ये क्लास जो अटेंडेंस है वो इसमें आगे फॉरवर्ड हो जाती है। उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते और जिस वक्त ये अटेंडेंस फॉरवर्ड हो जाती है उसके बाद जो एब्सेंट है वो एब्सेंट ही होगा, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट ही रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट ये कहना शुरू हो जाते हैं कि सर हम शॉर्ट अटेंडेंस हो रहे हैं तो काइंडली जो है हमारी पिछली अटेंडेंस जो है प्रेजेंट करते हैं या इस तरह करते हैं। इस तरह का इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि जिसकी अटेंडेंस जो चली जाती है वो उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने अटेंडेंस का खास ख्याल रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों ने इस कोर्स में क्या चीज़ें पढ़नी है। आप लोगों के इस कोर्स में 7 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें आप लोगों ने एनर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो स्टडी करनी है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होती है, एनर्जी की वजह से वर्क किस तरह होता है, कि एनर्जी किस तरह बता सकती है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एनर्जी से प्रोवाइड होगी और इस चैप्टर में आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। इसके बाद आप लोगों का सेकंड चैप्टर जो है वो गैसेस से रिलेटेड है। तो गैस मालिक्यूल जो है उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, उनकी स्पीड किस तरह की होती है, वो किस तरह, यानी कि अगर उसमें प्रेशर को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में उनमें क्या चेंजिंग आती है, इनके बारे में आप लोगों ने स्टडी जो है वो चैप्टर नंबर 10 में करना है। तो उनके जो है स्पीड किस तरह की होगी, उनके दरमियान इंटरेक्शन भी होगी गैस मालिक्यूल के दरमियान या नहीं होगी, ये सारी स्टडी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में करना है। इसके बाद आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 शुरू होगा और चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों ने
सॉलिड और लिक्विड फेजेस के बारे में स्टडी करना है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी किस तरह की होती हैं, लिक्विड फॉर्म की प्रॉपर्टी किस तरह की होती हैं, आप लोग इन दोनों में डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या चेंज करते हो तो उस कंडीशन में इन पर क्या अफेक्ट होता है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर क्या अफेक्ट होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में कंप्लीट स्टडी जो है वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में स्टडी करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 आप लोगों का शुरू होता है। चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने सॉलिड पार्टिकल के बारे में स्टडी करना है और इसके साथ आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि सॉल्यूशन किस तरह बनता है, क्योंकि मोस्टली सॉलिड पार्टिकल को आप लोग सॉल्यूशन बनाते हो। जिस तरह लैब में आप लोग डिफरेंट तो ये मैंने आपको बताया था, दिखाई भी थी कि मेरे इतना स्टूडेंट कैसे हैं आप? आप लोगों ने जिस वक्त सोल्यूशन बनाते हो वो कंसंट्रेटेड होता है, डिल्यूट होता है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते भी हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते तो उसकी रीज़न क्या है, अगर सोल्यूबल हो जाते हैं तो उसकी रीज़न क्या है, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी जो है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में करनी है। जिस वक्त ये चैप्टर आप लोगों का ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप लोगों का मिड टर्म होगा और मिड टर्म में आप लोगों का ये टोटल सिलेबस जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा होगा वो सारा ही शामिल होगा। उसके बाद मिड टर्म के बाद वाला पोर्शन जो है वो चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने रिएक्शन की स्पीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। तो आप लोगों ने स्टडी करना है कि जिस वक्त रिएक्शन होता है तो वो स्लो होता है या स्पीड के साथ होता है, उस पर कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रिएक्शन जो है स्पीड के साथ होता है, तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में स्टडी करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 है, इसमें आप लोगों ने ऐसे केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है जो कंप्लीट यानी कि रिएक्टेंट जिसमें कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, या ये भी कह सकते हो कि वो वाले रिएक्शन जिसमें रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाते हैं। और इस कंडीशन में इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिनकी वजह से आप लोग इक्विलिब्रियम स्टेज को राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर मूव करवा सकते हो, इनके बारे में कंप्लीट स्टडी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 में स्टडी करनी है। इसके बाद आप लोगों का लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 15, जिसमें आप लोगों ने एसिड बेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हासिल करनी है, वो स्टडी करनी है। एसिडिक स्पीशी क्या होती है, बेसिक स्पीशी क्या होती है, तो आप लोग उसकी पीएच किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोग किस तरह बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में स्टडी करना है। ये आप लोगों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और ये कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि जो आप लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी कर इस कोर्स में स्टडी करना है। आज हम सबसे पहला टॉपिक जो है आप लोगों का वो शुरू करते हैं।
जो आप लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी करना है। सबसे पहला टॉपिक है कि जब भी आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो, क्योंकि केमिस्ट्री की जिस वक्त बात होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसमें केमिकल रिएक्शन करवाना है, यानी कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कोई नई चीज बनानी है, नई स्पीशीज जो है वो जनरेट करनी है। तो जब भी आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने 2 लॉज को फॉलो करना है, जिसमें से पहला लॉ जो है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरे को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि आप लोग सॉलिड मटेरियल को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते। आप लोग सॉलिड मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही इसको खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हो। कि जितना मैस रिएक्टेंट स्पीशी का होगा उतना ही मैस आप लोगों के पास प्रोडक्ट स्पीशी में हासिल होना चाहिए। अगर आप लोग इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं करते, उनके मैस को इक्वल नहीं करते, तो उस कंडीशन में ये होगा कि आप लोगों ने इस लॉ का इनहराफ किया है। जिस वक्त तक आप लोग इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते, इसका मतलब है कि आप लोग इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इनहराफ करते हैं और उसकी वजह से ये होगा कि आप लोगों के केमिकल इक्वेशन जो है वो गलत साबित होगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक इक्वेशन शो करवा रहा हूँ। ये सपोज आप लोगों के पास एक इक्वेशन, अब इस ये इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस की हुई है। सपोज अगर आप लोग लिखते हो इस तरह इस इक्वेशन को CH4 प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल। अब आप लोगों ने ये चेक करना है कि जो रिएक्टेंट वाली साइड पर कार्बन एटम मौजूद हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पर भी उतने ही कार्बन एटम मौजूद होने चाहिए। क्योंकि अगर कार्बन एक का मैस जितना मैस होगा, जाहिर है इधर भी एक कार्बन का उतना ही मैस होगा। अगर इधर 2 कार्बन है तो इसका मतलब है इधर भी 2 कार्बन होने चाहिए, तभी इनका मैस जो है वो इक्वल होगा। अगर इधर 3 कार्बन है तो इधर भी कार्बन जो है वो 3 होने चाहिए, तभी उनका मैस जो है वो इक्वल होगा। ठीक है। और अगर आप लोग इसको बैलेंस नहीं करते तो उस कंडीशन में उनका मैस जो है वो इक्वल नहीं होगा, और जिस वक्त उनका मैस इक्वल नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इनहराफ करोगे और वो जो है पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अब कार्बन इधर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट वाली साइड पर एक कार्बन है तो प्रोडक्ट वाली साइड पर भी एक ही कार्बन है। इसका मतलब है कार्बन के लिहाज से मैस जो है वो सेम है, रिएक्टेंट स्पीशी में भी और प्रोडक्ट स्पीशी में भी। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 4 एटम रिएक्टेंट वाली साइड पर। अब हम प्रोडक्ट वाली साइड पर देखते हैं कि हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है, तो हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पर भी हाइड्रोजन के जो है वो 4 एटम मौजूद है। इसके बाद आप लोग चेक करते हो ऑक्सीजन को, तो आप लोगों के पास रिएक्टेंट वाली साइड पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन जिस वक्त हम प्रोडक्ट वाली साइड पर देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन ये, यानी कि ये 2 जो है इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन ये हैं और इसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो ये। अब इस कंडीशन में रिएक्टेंट वाली साइड पर ऑक्सीजन एटम की क्वांटिटी जो है वो 2 है, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो 4 है। अगर आप लोग
रिएक्टेंट वाली साइड पर भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 करते हो तभी मैस जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होगा। और अगर आप लोग दोनों साइड पर इनकी क्वांटिटी का ऑक्सीजन का मैस जो है वो सेम नहीं करते तो उस कंडीशन में आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का इनहराफ करोगे और उस कंडीशन में ये इक्वेशन जो है वो ठीक नहीं होगी। इसी वजह से हम इस ऑक्सीजन के साथ 2 जो है वो यूज करते हैं, और जिस वक्त हम इसके साथ 2 लिखते हैं तो उस कंडीशन में इधर भी जो है ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 हो जाती है, और इस यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड पर भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो 4 होगी और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 होगी। और इस कंडीशन में जिस वक्त हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का मैस जो रिएक्टेंट वाली साइड पर है उतना ही मैस आप लोगों के पास प्रोडक्ट वाली साइड पर हासिल होगा। और इस तरह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करते हैं जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब पहला रूल हो गया कि जब भी आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करना है। इसके बाद दूसरी है कि आप लोगों ने जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करना है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि आप लोगों की एनर्जी जो है रिएक्टेंट में जितनी थी उतनी ही एनर्जी आप लोगों के पास प्रोडक्ट वाली साइड पर हासिल होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी को आप लोग ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जिस वक्त वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन में उसका जस्ट नेम चेंज होता है, लेकिन एनर्जी वही होती है कि एनर्जी जो है एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है उसकी सेम रहती है। जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को एक केमिकल इक्वेशन दिखाई थी जिसमें आप लोग मीथेन गैस को जो है वो बर्न कर रहे थे, तो ये जो आप लोगों के पास एग्जांपल है। अब इसमें आप लोग इस मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो जिसके जरिए आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और इसके साथ जो है आप लोगों के पास एनर्जी हासिल होती है। अब ये एनर्जी जो है या इस रिएक्शन के अंदर भी मौजूद है, लेकिन इस रिएक्टेंट वाली साइड पर यही एनर्जी जो है वो पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर है। लेकिन जिस वक्त ये रिएक्टेंट जो है मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और इसके साथ ही इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो आप लोगों के पास हीट की फॉर्म में रिलीज हुई है। आप लोगों ने जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उस कंडीशन में उसके एनर्जी को भी आप लोगों ने साथ में लिखना है। जिस वक्त आप लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स को यानी कि रिएक्टेंट के मैस को और प्रोडक्ट के मैस को बैलेंस करते हो और इसके साथ आप लोग इसकी एनर्जी को साथ में लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोग इस केमिकल इक्वेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो। अगर आप लोग इसमें से कोई भी चीज मिस करते हो तो इसका मतलब है कि आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, और उस कंडीशन में आप लोग ये नहीं बता रहे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो कर रही है या नहीं, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है या नहीं करती। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने जब भी लिखना है तो आप लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, अब केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, स्पीड के साथ होगा या स्लो होगा, इसके बारे में हम 2 तरीके से, केमिस्ट्री के 2 ब्रांच है, एक को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स और दूसरा हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये 2 ब्रांच हैं जो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं।
अब थर्मोडायनामिक जो है कुछ और प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है, और केमिकल काइनेटिक्स जो है वो उससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि थर्मोडायनामिक्स क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और केमिकल काइनेटिक्स क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें सबसे पहला ये है कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो सिर्फ ये बताती है कि आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसकी रिएक्टेंट पोजीशन पर एनर्जी क्या है, और जिस वक्त वो प्रोडक्ट बनाया है, उसने रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया है, तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी क्या है। यानी कि इनिशियल आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोगों ये सेमेस्टर शुरू करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कितना नॉलेज था, और जिस वक्त ये सेमेस्टर एंड होगा, एंड होने के बाद आप लोगों के पास कितना नॉलेज होगा, ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स इसके बारे में नहीं बताती कि आप लोगों के पास इनिशियल क्या नॉलेज था और फाइनल आप लोगों के पास क्या नॉलेज था। यानी कि रिएक्शन की एनर्जी जो है रिएक्टेंट स्पीशी की इनिशियल में क्या एनर्जी थी, और फाइनल जिस वक्त वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है तो उस कंडीशन में उसकी क्या एनर्जी है, इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन थर्मोडायनामिक्स जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके साथ थर्मोडायनामिक्स जो है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में ये नहीं बताती कि रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होगा या स्लो होगा। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि रिएक्शन स्लो होगा या स्पीड के साथ होगा। इसके साथ थर्मोडायनामिक्स हमें ये भी नहीं बताता कि आप लोगों का रिएक्शन जो है पहले रिएक्टेंट से किसी और स्पीशी में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद सेकंड स्पीशी में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद थर्ड स्पीशी में कन्वर्ट हुआ है, और लास्ट में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। इसके बारे में रिएक्शन रूट के बारे में थर्मोडायनामिक्स कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है रिएक्शन के रूट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कि जिस तरह आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में इस सेमेस्टर के स्टार्ट में पहले लेक्चर में क्या पढ़ा है, उसके बाद दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ा है, आप लोगों का मिड में कितने मार्क्स आए हैं, फाइनल में कितने मार्क्स आए हैं, इन सारी डिटेल्स को, इनके सारी इंफॉर्मेशन के बारे में केमिकल काइनेटिक्स जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। थर्मोडायनामिक्स सिर्फ ये बताती है कि आप लोगों के इनिशियली इतने मार्क्स थे और लास्ट में आप लोगों के इतने मार्क्स बने। इसके साथ ये दो पॉइंट क्लियर कर लेना, ये जो है इनमें डिफरेंशिएट जो है। इसके साथ केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आप लोगों का इंटरमीडिएट क्या बनता है, और थर्मोडायनामिक्स जो है आप लोगों को इंटरमीडिएट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। थर्मोडायनामिक्स ये आप लोगों को बताता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं, यानी कि रिएक्शन जो है वो होगा या नहीं होगा। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ये कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में और केमिकल काइनेटिक्स में क्या फर्क है। इसके साथ जिस तरह ये आप लोगों के पास रिएक्शन है और ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनता है। अब ये आप लोगों के पास एनर्जी लेवल है, यानी कि ऊपर की तरफ जिस वक्त आप लोग मूव करते हो तो उस कंडीशन में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब जिस वक्त हम इस ग्राफ को देखते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। अगर आप लोगों के पास इस तरह का केस आता है तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट स्पीशी जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट में जिस वक्त वो कन्वर्ट होती है तो कन्वर्ट होने के बाद उसकी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की निस्बत ज़्यादा हुई है। अब ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब है कि इसने सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व किया है।
और जिस वक्त जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर आप लोगों के पास यही एनर्जी जो है प्रोडक्ट की एनर्जी इस लेवल के बजाय यहाँ पर होती, अब ये लेवल जो है यहाँ पर लेवल जो है इसका इस रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगा, तो उस कंडीशन में जिस वक्त ये रिएक्टेंट इस लेवल पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। और इस केस में रिएक्शन जिस वक्त होगा रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी और इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक कहलाता है। और अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट की एनर्जी से क्लास के बाद इनको देखने लगा ये कल भी आई जी जी इनको चेक कर लें, इनका स्टेटस मुझे बताएं। ठीक है, आगे बताएं। आपका क्लास ले लें। जी जी हाँ देख क्लास के बाद आए बच्चे। ये 10 बजे क्लास होगा, तकरीबन 20 मिनट का जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी इसमें किसी की कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर, समझ आ गई है। नो सर। इसका मतलब है फिर आगे चलें। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम सराउंडिंग और क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट फंक्शन, इसके बारे में नॉलेज। सिस्टम हम हर उस चीज को कहते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। जिस तरह आप लोग PC2 को ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो ये आप लोगों का सिस्टम है, क्योंकि आप लोग इसके बारे में नॉलेज हासिल कर रहे हो, इसके बारे में जो भी यानी कि इंफॉर्मेशन है वो गेन कर रहे हो, इसको हम सिस्टम कहते हैं। इसी तरह जो भी रिएक्टेंट्स पीसी को आप लोग मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद आप लोग उसको बज़ाहिर जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आती है, इसके कलर किस तरह चेंज होता है, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है या नहीं होती है, तो वो आप लोगों का सिस्टम कहलाता है। क्या जिस चीज के बारे में भी आप लोग ऑब्जर्व करते हो वो आप लोगों के लिए सिस्टम कहलाता है। जिस तरह आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो यहाँ पर, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग इसको केयरफुली जो है वो लिसन कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये आप लोगों का सिस्टम है जिसको आप लोग केयरफुली जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख रहे हो। इसके साथ सराउंडिंग हर वो चीज जो आप लोगों के सिस्टम पर अफेक्ट करती है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग हर वो चीज कहलाएगी जिसकी वजह से आप लोगों का सिस्टम जो है वो चेंज हो सकता है, तो उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। जिस तरह अगर आप लोगों की ये क्लास हो रही है और इसी क्लास के अंदर कोई और स्टूडेंट बाहर से आकर इन हो और इन होने के बाद जो है वो शोर करना शुरू हो जाए, अब जाहिर है वो पहले तो बाहर था, वो सराउंडिंग में था, तो उसके बाद जिस वक्त वो इंटर हुआ है, इंटर के बाद उसने क्लास को डिस्टर्ब किया है, क्योंकि क्लास हमारी जो है वो सिस्टम है और इससे बाहर वाले जितने भी स्टूडेंट है वो हमारे सराउंडिंग में कहलाएंगे। और अगर वो सिस्टम के अंदर आते हैं तो उस कंडीशन में हमारी क्लास डिस्टर्ब होती है, और जिस वक्त हमारी क्लास से डिस्टर्ब होगी तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम जो है उस पर अफेक्ट हुआ है
आउटसाइड से, सराउंडिंग से। तो हर वो चीज जिसकी वजह से सिस्टम पर अफेक्ट हो सकता है, सिस्टम में चेंजिंग आ सकती है, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। इसके बाद एक चीज होती है बाउंड्री। बाउंड्री वो इमेजिनरी लिमिट है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। जिस तरह अगर आप लोग क्लास के अंदर बैठकर क्लास अटेंड करते हो, अगर ऑन कैंपस होती है तो उस कंडीशन में जिस रूम के अंदर आप लोग बैठे होते हो वो आप लोगों का सिस्टम होता है, और जो इस रूम के अंदर बैठे होते हो उस रूम की जो वॉल्स हैं, जो दीवार है, वो आप लोगों की बाउंड्री होगी। और उस बाउंड्री के बाहर जितने भी इन्वायरमेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, वो सारे के सारे जो है वो सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री का पता चल गया है? इसमें अगर कोई Yes, sir. कंफ्यूजन Yes, तो sir. पूछ सकते हैं। इसके बाद अब सिस्टम को हम डिफरेंट 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, एक को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, और एक को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप लोगों को फ्री हैंड दे दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से बोल भी सकते हो और आप अपनी मर्जी से क्लास में से उठकर बाहर भी जा सकते हो, जिस तरह ऑनलाइन का सिस्टम है। क्या आप लोगों की मर्जी है आप लोग नेटवर्किंग का बहाना बनाओ और क्लास छोड़कर चले जाओ? आप लोगों की मर्जी है आप लोग शोर करना शुरू कर देते हो। ये ओपन सिस्टम होता है। इसके बाद दूसरा सिस्टम होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप लोग फिजिकली नहीं जा सकते, यानी क्लास के अंदर बैठे हुए हो तो क्लास के अंदर ही बैठे रहना है आप लोगों ने, लेकिन आप लोग अपनी मर्जी से शोर कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें से सॉलिड मटेरियल सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव ना करे, लेकिन एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती हो। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना ही सॉलिड मटेरियल सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकता है, और ना ही एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है। यानी जिस तरह अब आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, इसमें आप लोग ना ही क्लास को छोड़कर जा रहे हो और ना ही आप लोगों की आवाज आ रही है, तो इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब आप लोगों ने 3 सिस्टम पढ़े हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में पता चल गया है कि ओपन सिस्टम कैसे होंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कैसे होंगे या क्लोज्ड सिस्टम कैसा होगा? Yes, sir. इसके बाद स्टेट फंक्शन, ये लास्ट टॉपिक है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन ये होता है जो आप लोगों को जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेज के बारे में बताता है, और आप लोगों को ये नहीं बताता कि आप लोगों ने दरमियान में किस रूट के जरिए आप लोग फाइनल स्टेज तक पहुंचे हो। तो उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। जिस तरह थर्मोडायनामिक है वो आप लोगों को रिएक्शन के इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी के बारे में बताती है, उसके रूट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, तो उसको हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। हर वो चीज जो आप लोगों को जस्ट इनिशियल फाइनल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे लेकिन रूट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं।
जिस तरह एनुअल सिस्टम होता है, एनुअल सिस्टम में डायरेक्ट ही आप लोग पेपर देते हो, पेपर देने के बाद जस्ट आप लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोगों के इतने नंबर आ चुके हैं, कोई रिवीजन नहीं होती, कोई आप लोगों को ये नहीं बताया जाता कि आप लोगों के कितने किस तरह नंबर कटे हैं, किस तरह आप लोगों को नंबर आए हैं। डायरेक्ट ही बस आप लोगों को बता दिया जाता है कि इतने नंबर आ गए हैं और आप लोग फारिग। ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और वो वाला जिसमें आप लोग सेमेस्टर सिस्टम जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, जिसमें आप लोगों का हर क्विज इसके मार्क्स भी बताए जाते हैं कि पहले क्विज में कितने नंबर हैं, सेकंड क्विज में कितने नंबर हैं, अब आप किस स्टेज पर हो। अगर आप लोग मिड में ज्यादा नंबर लोगे तो आप लोगों का CGPA जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आप लोगों का A ग्रेड आएगा या नहीं आएगा, उसमें आप लोगों को हर स्टेप के बारे में नॉलेज होता है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन एनुअल सिस्टम जो है वो स्टेट फंक्शन है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर आइसोलेटेड सिस्टम का दोबारा बता दें। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और ना ही मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जिस तरह आप लोगों की ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन या ये कह लो ऑन कैंपस जिस वक्त आप लोगों की क्लास होती है रूम के अंदर, तो उस कंडीशन में रूम के अंदर से ना ही स्टूडेंट को बाहर जाने दिया जाता है और ना ही स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो क्लास के दौरान टॉकिंग करे, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कि आप लोगों को आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि उस दौरान ना ही आप लोगों की आवाज जो है वो बाहर जा रही होती है और ना ही आप लोग खुद क्लास से बाहर जा रहे होते हो। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आप इसको एक दफा देख लो, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है जो आप लोगों ने लिखा है, क्योंकि मोस्टली इस तरह भी होता है जो मैं बोलता हूँ तो बाज स्टूडेंट उसमें कोई मिस्टेक कर लेते हैं, ये बाज दफा हो जाता है। ये मैं नहीं कहता कि गलती नहीं होती, ये बाज दफा इस तरह गलती हो जाती है लिखने में, या जिस वक्त स्पीड में हम बताते हैं तो उस कंडीशन में स्टूडेंट जो है वो मिस कर जाते हैं कोई पॉइंट जो है, इस तरह हो सकता है। ये चीज जो है एक दफा रीड आउट कर लें और इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ लें। Excuse me, sir. जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके साथ नाम सुन लें, वो स्टूडेंट जो एब्सेंट है अगर वो प्रेजेंट है तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अज़का
हसनैन सईद, ईशा शाहिद, काशिफ खान, खदीजा, मलाइका, मरियम अकमल, नूर, सुबान, सैयदा फातिमा वाजिद। जिनमें से कोई प्रेजेंट नहीं है। काशिफ अगर किसी का माइक का इशू आता है ना तो वो क्लास के दौरान मैसेज कर सकता है, ठीक है, वो मैसेज आ जाता है या फिर वो हैंड रेज कर दे, क्योंकि जिस वक्त हैंड रेज भी करता है तो उस कंडीशन में भी आपका नाम जो है वो ऊपर शो हो जाता है। ठीक है, काशिफ पे मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। काशिफ खान आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जिसके साथ ये इशू हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? तो अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इस लेक्चर की स्लाइड सेंड कर दें। जी, मैं लेक्चर की स्लाइड जो है वो सेंड कर देता हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी नोमान। सर PC2 का मैनुअल है? PC2 का लैब मैनुअल आप लोगों को यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को लैब जो है ऑन कैंपस ही है। और सर थ्योरी क्या क्या करना है सर PC2 का, उसका भी लेनी है बुक? थ्योरी की बुक लेनी है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने काफी न्यूमेरिकल हैं इसमें, और न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करना है। और आप लोग जिस वक्त यानी कि लिखोगे, परफॉर्म करोगे, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होगी। अदरवाइज जो है न्यूमेरिकल जितने प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को आएंगे, अदरवाइज अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ ये कि समझोगे कि एक दफा समझा दिया है और उसके बाद काम खत्म, तो ये भूल जाते हैं। ओके सर। जी जा सर ये बुक शॉप से मिल जाएगी बुक इसकी? जी, इसकी बुक मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, थैंक यू। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।